मैं अब कोशिश कर रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता इसको समेट दूं, 1-2 दिनों में बस फिनिश। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था अबाउट ऑब्जेक्ट्स, और ऑब्जेक्ट में 2 चीजें होती हैं, एक प्रॉपर्टीज, दूसरा फंक्शंस, ठीक है। और ऑब्जेक्ट की कोई भी चीज एक्सेस करने के लिए हम ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं फॉलोड बाय डॉट, और उसके बाद जो भी की वर्ड लिखा हो, जरूरी नहीं कीवर्ड हो, जो भी वर्ड लिखा हो, अगर उसके साथ राउंड ब्रैकेट्स नहीं है तो वो प्रॉपर्टी होगी, अगर उसके साथ राउंड ब्रैकेट्स है तो वो फंक्शन होगा। अब फंक्शन के बजाय आप इसको क्या बोलेंगे? मेथड, ठीक है। फंक्शन के बजाय आप इसको क्या बोलेंगे? मेथड, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ पे जाए ना person1 और साथ डॉट लिखें, तो ये देख रहे हैं एज के साथ क्या लिखा है कि ये एज क्या है? प्रॉपर्टी है। कॉन्टेक्ट क्या है? प्रॉपर्टी है। ईमेल क्या है? प्रॉपर्टी है। नेम क्या है? प्रॉपर्टी है। और टेस्ट क्या है? प्रॉपर्टी है। अच्छा, इस केस में ये जो टेस्ट है, बाय द वे आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इसके एंड यहाँ पे क्या लिखा होना चाहिए? मेथड लिखा होना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में ये जब हम क्लास बनाते हैं, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तब ये होता है, लेकिन आप फॉरगेट इट, जस्ट डू फॉलो मी। अगर ये हिंट में ये नहीं भी बता रहा तो फंक्शन के बजाय इसके लिए सूटेबल लफ्ज क्या है? और आपको पता है कि जब हम नॉर्मल फंक्शन कॉल कर रहे होते हैं तो हम कुछ पैरामीटर्स भी पास करते हैं राउंड ब्रैकेट के अंदर, जो चीज भी, वो स्ट्रिंग भी हो सकता है, वो नंबर भी हो सकता है, वो एक्सप्रेशन भी हो सकता है, वगैरह वगैरह। वो सारे रूल्स बेसिक जो पढ़ाए हैं वो एज इट इज मौजूद हैं। अब अगर मैंने ये पढ़ा चुका हूँ और बता चुका हूँ, तो मुझे ये बताएं, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट, आपको फॉर एग्जांपल नहीं पता कि डॉक्यूमेंट क्या है, लेकिन अगर इसके साथ डॉट लिख दूं तो फिर पता लग जाएगा। अब आपके पास एक नई चीज आएगी। मैंने कहा जी कि डॉक्यूमेंट के बाद डॉट, तो डॉट के बाद हमें सिर्फ 2 ही चीजें लिख सकते हैं, कौन कौन सी? प्रॉपर्टीज और मेथड्स। मैंने आज तक आपको ये नहीं कहा कि आप किसी भी प्रॉपर्टी को कैमल केस लिख दें, ऑल कैमल केस, लेकिन यहाँ अगर आप देखें तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज कैमल केस में, तमाम के तमाम कैमल केस, लेकिन यहाँ से आगे वो शुरू होती है नॉर्मल वाली। इसका मतलब ये हुआ, मतलब ये नहीं हुआ, याद रख लें कि ये जो ऑल कैप्स में लिखा होता है ना, ये भी प्रॉपर्टीज ही होती हैं, लेकिन नॉर्मली ये प्रॉपर्टीज होती हैं कांस्टेंट, यानी इनकी वैल्यूज को आप चेंज या ओवरराइट नहीं कर सकते। तो ये कन्वेंशन है कि जितनी भी प्रॉपर्टीज कांस्टेंट हैं वो किस में लिखी होंगी? ऑल कैप्स में लिखी होंगी। दैट्स द ओनली डिफरेंस। ऑब्जेक्ट में होंगी 2 ही चीजें जिनमें अभी तक कहीं, प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स, ठीक है। अब मेथड्स और प्रॉपर्टीज में क्या फर्क है? वैसे तो आप यहाँ देखेंगे तो खुद लिखा नजर आ जाएगा कि टेक्स्ट नोड क्या है? प्रॉपर्टी। ये क्या है? प्रॉपर्टी। ये क्या है? प्रॉपर्टी। नीचे है तो ये क्या है? मेथड। तो मेथड मैंने किसको कहा अभी? फंक्शन। बात समझ आ गई? ये इसके अलावा फिर मैंने एक और ऑब्जेक्ट लिखा था जी, कंसोल। तो कंसोल के साथ डॉट लिखें, तो कंसोल के सारे क्या हैं? मेथड्स देखें, मेथड, 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 मेथड। तो ये जो पीछे क्यूब पड़ा हुआ है ना, इससे भी आप पहचान सकते हैं कि प्रॉपर्टीज के केस में वो क्यूब नहीं होता, बल्कि वो क्या होता है? बॉक्स होता है, या उसे पैरेललोग्राम कहते हैं, क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं, बॉक्स होता है, लेकिन वो स्क्वायर नहीं होता, ठीक है। तो ये इससे भी पहचान सकते हैं। अब चलें जी, अब पहचान बहुत होगी मेरे ख्याल में। अब हम जरा थोड़ा सा प्रोडक्टिव काम करते हैं, और फिर हम जरा कुछ और देखते हैं। मैंने एक लफ्ज आपको क्लियर करना था, लास्ट टाइम भी मेरे पे एक चीज पेंडिंग थी, और वो थी जी DOM, डॉम। डॉम कहते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को। अब डॉक्यूमेंट आपको पता है क्या है? वो जो आपका पूरा का पूरा पेज है, वो बेसिकली डॉक्यूमेंट कहलाता है। लेकिन जावास्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट क्या है कि उस पेज का जो भी कोड है ना, वो आपके पास किस फॉर्म में आता है? डॉक्यूमेंट की फॉर्म में आता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मैं सिर्फ आपको ये दिखा दूं कि जावास्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट से क्या मुराद है, तो मैं कहता हूं जी कंसोल डॉट लॉग डॉक्यूमेंट। ये जो डॉम का पहला डी है ना, ये आप देखें क्या है। मैंने ये लॉग किया, इसको मैं जरा आउटपुट पे दिखा देता हूं आपको। आउटपुट कहाँ दिखेगा? कंसोल पे, यहाँ पे देखिए। तो ये डॉक्यूमेंट आपको ये क्या दे रहा है? पूरा का पूरा HTML का स्ट्रक्चर, और उसके अंदर जितने भी टैग्स और उसकी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी किस में मिल जाती है? मुझे डॉक्यूमेंट में मिल जाती है। अब पूरे जावास्क्रिप्ट में हमने करना क्या होता है? इसी स्ट्रक्चर को, या इसी स्ट्रक्चर में किसी टैग को गेट या सेट करना होता है, दैट्स इट, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि अगर इस डॉक्यूमेंट में, यानी डॉक्यूमेंट ये पूरा का पूरा, ये मिटा दो ना पिछले सारी चीजें,
अगर मैं इसी डॉक्यूमेंट में कोई भी लिखता हूं जी div फॉलोड बाय id टेस्ट और हेलो लिखता हूं, तो मुझे इस डॉक्यूमेंट में ये हेलो इधर तो आ ही गया, लेकिन डॉक्यूमेंट के ऑब्जेक्ट में मुझे इसके अंदर किधर गया, ये देखें, जरा चलें और इंटरेस्टिंग बात आ गई डॉक्यूमेंट के अंदर। अच्छा, डॉक्यूमेंट क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीज हो सकती है? प्रॉपर्टीज और मेथड्स। अब ये जो सारी की सारी चीजें ना, देखें, प्रॉपर्टी नेम कॉलन प्रॉपर्टी की वैल्यू, नेम वैल्यू नेम वैल्यू नेम वैल्यू, और ये इसी तरह सिलसिला चलता जा रहा है। अगर आप यहाँ पे आए ऑल पे, ये क्या है? हेड मेटा 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 टाइटल लिंक लिंक बॉडी डिव टेस्ट। जो मैंने डिव बनाई थी वही आ गई। क्लियर? और ये हैश का मतलब क्या है कि उसकी जो आईडी क्या है? टेस्ट है, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट और वगैरह वगैरह। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे ये ऑल चाहिए, यानी तमाम टैग्स चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? डॉक्यूमेंट डॉट ऑल। अब अगर मैं यहां पे हिट करूंगा तो ये मुझे क्या मिल गया? इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरे के पूरे HTML में जो कुछ था वो सारा कुछ मुझे रिटर्न हो गया। उससे भी इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इसने मुझे क्या दिया? HTML ऑल कलेक्शन। ये कलेक्शन में मैं थोड़ी देर बताता हूँ ये क्या होती है। बहरहाल, खैर, कहने का मतलब ये है कि आप इस डॉक्यूमेंट की मदद से तमाम के तमाम इंफॉर्मेशन जो इस पेज पे आ सकती है वो गेट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या है? डी डॉक्यूमेंट। ऑब्जेक्ट क्या है? ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है जावास्क्रिप्ट में वो आपको किस फॉर्म में मिलती है? ऑब्जेक्ट की फॉर्म में मिलती है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट्स दैट आर अवेलेबल इनसाइड द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। मॉडल क्या है? ये तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट्स पेरेंट चाइल्ड हायरार्की में होते हैं। जैसे HTML के टैग पेरेंट चाइल्ड हायरार्की में नहीं है। बॉडी पेरेंट है, डिव इसका चाइल्ड है, इसके अंदर अगर फर्दर कोई डिव होगा या पैराग्राफ होगा तो पैराग्राफ इसका चाइल्ड है, इसके अंदर अगर कोई एंकर टैग होगा तो एंकर इसका चाइल्ड है। तो ये हमने पहले भी पढ़ा है ना कि ये पेरेंट चाइल्ड हायरार्की है। यानी ए का पेरेंट कौन है? टी। पैराग्राफ, पैराग्राफ का पेरेंट कौन है? डिव। डिव का पेरेंट कौन है? बॉडी। और बॉडी का पेरेंट कौन है? HTML। समझ आई बात? तो ये जो मॉडल है ना, आखिरी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, तो जरा इसको तस्वीरी शक्ल में देखते हैं। ये इसी तरह की हायरार्की होती है। लेट सपोज अगर आप कोई भी एक तस्वीर उठा लें, डॉक्यूमेंट, उसके अंदर क्या होता है? HTML। HTML के अंदर दो टैग होते हैं, हेड और बॉडी। हेड के अंदर क्या होता है? टाइटल, टेक्स्ट, और भी टैग्स हो सकते हैं, सिर्फ इसने एग्जांपल के लिए इतने लिखे। बॉडी के अंदर आए तो उसने कहा जी बॉडी के अंदर क्या हो सकता है? H1 और एंकर, दो टैग्स। अब उसने कहा जी कि एंकर के आगे एक एट्रीब्यूट है विच इज href, फिर एंकर के अंदर टेक्स्ट है, टेक्स्ट माई लिंक, और H1 के अंदर भी टेक्स्ट है, टेक्स्ट माई हेडर। तो डॉम क्या है? बेसिकली आपका पूरा का पूरा पेज gets converted into the tree like structure consisting of objects called DOM। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये ट्री बनेगा ना, तो इसमें जब ये वाला कोड ब्राउजर रेंडर करेगा तो मेरे HTML में जितना कुछ होगा ये उसे किस में बदल देगा? ऑब्जेक्ट्स में बदल देगा। सिंपल इज दैट। यानी ये एंकर क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। पी क्या बन जाएगा? डिव क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। दैट्स इट। एवरीथिंग इन माय वेब पेज वुड बी ट्रीटेड एज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपको पता ही क्या होता है कि ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। फंक्शंस के लिए मेथड के लिए, लेकिन मेथड ज्यादा बेहतर वर्ड है, ठीक है? अब आप कहेंगे यार ये कैसे? ये कहानी तो आपको अजीब सी सुना रहे हैं। मैं जरा आपको, एक डिव है मेरी हेलो। अब तक आपको ये तो पता है कि मैं इस डिव को कैसे गेट कर सकता हूँ, या इसको एक्सेस कैसे कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे जाऊंगा, सिंपली डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसको दूंगा। मैंने आपको ये कहा है
जरा गौर से सुनिएगा। कि जो ही HTML का पेज ब्राउजर में रेंडर होता है तो HTML में मौजूद तमाम टैग्स क्या बन जाते हैं? ऑब्जेक्ट्स बन जाते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और टेस्ट है, ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? ये पूरी डिव रिटर्न करेगा ना। किस हालत में? ऑब्जेक्ट के हालत में। यानी उस डिव को ऑब्जेक्ट बना देगा और वो ऑब्जेक्ट मुझे मिलेगा, और मैंने वो ऑब्जेक्ट किस में स्टोर कर रहा हूँ? डिव नाम के वेरिएबल में। इसको आप वेरिएबल का नाम भी कुछ भी दे सकते हैं। अब जरा इस डिव को जरा देखिएगा, समझ आ गई बात? डिव और डिव की आईडी क्या है? टेस्ट। अब अगली बात सुनिए, ये डिव क्या है? इसके अंदर क्या है? ऑब्जेक्ट है। अभी नहीं बताया? डिव के यानी ये देखें, ये चीज मुझे क्या रिटर्न करेगी? एक test1 की डिव। तो मैंने कहा जी कि जावास्क्रिप्ट में HTML का जितना भी हिस्सा है वो खुद बहुत किस में कन्वर्ट हो जाता है? यानी ब्राउजर उसे खुद बहुत ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो ये जब ये ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट को ही मैं डिव में असाइन कर रहा हूँ ना। ये डिव क्या होना चाहिए? तो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या होता है और कैसे पता लगता है? यानी ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज और मेथड्स होते हैं। हमें कैसे पता लगेगा किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है और कौन से मेथड्स है? डॉट से नहीं पता लगता। डॉट से नहीं पता लगता। डॉट लगाए तो हमें हिंट मिल जाता है ना। अब ये सारी प्रॉपर्टीज और फंक्शंस किसके हैं? इस पर्टिकुलर डिव के। अब मुझे ये बताएं कि क्या इस डिव को ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है? किसने बनाया? खुद नहीं बना ना, ब्राउजर ने। किसने बनाया? तो जब मैं खुद ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो मैं प्रॉपर्टीज और मेथड भी खुद डिफाइन करता हूं ना। तो जब ये मैंने नहीं बनाया तो इसकी प्रॉपर्टीज और मेथड भी मैंने तो नहीं बनाए होंगे ना। किसने बना के दिए होंगे? पहले से ब्राउजर ने बना के मैं दिए। यानी ये बात तय है कि जब कोई ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट के साथ दो ही चीजें एसोसिएटेड होंगी, प्रॉपर्टीज और मेथड। अब जब वो ऑब्जेक्ट मैं खुद क्रिएट करूंगा तो प्रॉपर्टीज और मेथड भी मैं खुद डिफाइन करूंगा। जब वो ऑब्जेक्ट मैं नहीं बनाऊंगा तो उसकी प्रॉपर्टीज और मेथड भी मैं नहीं बनाऊंगा। जिसने ऑब्जेक्ट बनाया वो बना के देगा, तो ब्राउजर ने पहले से दे दिए। इस डिव पर बहुत सारे फंक्शन, बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल है, बहुत सारे। अब जरा ये देखें, इससे ऊपर तो ये प्रॉपर्टीज के नहीं आता, ये देखिए यहाँ लिखा नजर आ रहा है। इससे नीचे देखें, यानी इस डिव जो कि ऑब्जेक्ट है, इसका एक मेथड क्या है? ऐड इवेंट लिसनर। दूसरा क्या है? आफ्टर। तीसरा क्या है? एनिमेट। चौथा क्या है? अपेंड। पांचवा क्या है? अपेंड चाइल्ड दिस 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 दिस। अभी आगे फिर प्रॉपर्टी शुरू हो गई है, ठीक है? प्रॉपर्टी 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 एंड द लिस्ट गोज ऑन। बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज है। आगे मेथड भी आया था बीच में, मेथड। नाउ यू कैन जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड जी कि कौन सी चीज मेथड है, कौन सी चीज प्रॉपर्टी है। तो ये भी आपको याद नहीं करना भाई, वो खुद बताएगा, क्योंकि रॉकेट साइंस है। यूज कैसे करना है किसी चीज को, बस ये आपको बताने से। करेंगे तो भी बताएंगे, नहीं करेंगे सिर्फ ये देखें कि ऑब्जेक्ट बनता कैसे है, कौन बनाता है। हम नहीं बनाते, ब्राउजर बनाता है। किसको बनाता है? जब ब्राउजर वेब पेज को रेंडर करता है तो वेब पेज में जो कुछ भी होता है उसको क्या बनाता है? अब जब ऑब्जेक्ट बना देता है, ये बात हमें तय हो गई। तो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है ये तो हमें पहले से पता है, प्रॉपर्टीज होती हैं। और अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज और कौन कौन से मेथड्स होते हैं ये भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये भी वो बताएगा। अब क्यों होते हैं, उन्होंने यूज कैसे करते हैं, ये उनका क्या यूज है, जो आपका सवाल है उस पर आते हैं। डिव डॉट, अच्छा मैं अब इसे कंसोल नहीं करूंगा। डिव ऑब्जेक्ट है, डॉट एड इवेंट लिसनर। बहुत ज्यादा यूज होता है ये वाला फंक्शन, ये वाला मेथड, एड इवेंट लिसनर। मैंने आपको एक मिसाल दी थी कि मैंने किसी बंदे को मॉनिटर करना है, उसकी गली में मूवमेंट को मॉनिटर करना है। तो मैं एक कोने में बंदा बैठा दूंगा और मैं कहूंगा जी आपने इस निशानी वाले शख्स को लिसन करते रहना है, इस पे नजर रखनी है, नजर बोर्ड। वो मिसाल याद है ना आपको? ये जो काम हम यहां करते थे ना, ऑन क्लिक, और इसके आगे हम एक फंक्शन दे देते थे। यहाँ पे आपको एक एतराज करना चाहिए था। एतराज ये था कि सीएसएस को लिखने के कितने तरीके हमने पढ़े हैं। इनलाइन सीएसएस,
इंटरनल सीएसएस और सेपरेट फाइल में एक्सटर्नल सीएसएस। ठीक, यहाँ आपको एतराज ये करना चाहिए था कि यार ये जावास्क्रिप्ट को हम लिख रहे हैं लेकिन इनलाइन जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं कि जिस टैग में जावास्क्रिप्ट लिखनी है, जैसे स्टाइल था, जिस टैग में स्टाइलिंग अप्लाई करनी थी उसी टैग में आगे स्टाइल का एट्रीब्यूट दिया और आगे हमने सीएसएस लिखना शुरू कर दी। दैट वाज अ बैड अप्रोच, नॉट अ बैड अप्रोच यू कैन से, बट उसके कुछ फ्लॉज थे, ड्रॉबैक्स थे। यहाँ पे आपका एतराज ये होना चाहिए था कि हम जावास्क्रिप्ट क्यों इनलाइन लिख रहे हैं, होना चाहिए था ना। तो उस वक्त मैं आपको जवाब देता जी कि हमने इवेंट लगाना है तो इसलिए करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। जैसे हम सीएसएस के लिए करते हैं ना कि सीएसएस शुड बी ऑन डिफरेंट फाइल, एचटीएमएल ऑन शुड बी डिफरेंट फाइल, जावास्क्रिप्ट के भी है, जावास्क्रिप्ट शुड बी सेपरेट, एचटीएमएल शुड बी, हाँ उनका लिंक आपस में बना दें। तो हम ये जो है ना, ये क्या था बेसिकली, इवेंट लिसनर था ना, और ये क्या था, उस इवेंट के लिसन होने के बाद इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना। यही काम करने के लिए हमारे पास ये फंक्शन मौजूद है। तो मैंने कहा जी div डॉट एड इवेंट लिसनर, इसका मतलब पता है क्या है कि मैं div टेस्ट तो यहाँ गेट कर चुका हूँ ना ऑलरेडी, तो ये टेस्ट का ऑब्जेक्ट मुझे किधर मिल रहा है, इधर। तो मैं चाहता हूँ कि इस div के ऊपर एक इवेंट लिसनर लगा दो, इसके ऊपर एक बंदा बिठा दो जो इसको देखता रहे। ठीक, अब इस div के ऊपर कौन सा इवेंट लिसन करना है, इवेंट तो बहुत सारे हैं, क्लिक का इवेंट है, डबल क्लिक का इवेंट है, माउस ड्रैग का इवेंट है, माउस ड्रॉप का इवेंट है, की प्रेस का इवेंट है, की अप का इवेंट है, कौन सा इवेंट लिसन करना है। तो इस फंक्शन, ये क्या है बेसिकली, कैसे पता चला आपको, एग्जैक्टली फंक्शन यानी मेथड के बाद डॉट, डॉट के बाद कोई भी नेम ऑफ द फंक्शन, पैरेंथेसिस। तो पैरेंथेसिस क्या पैरामीटर नहीं लेता, लेता है ना भाई। तो इसमें पहला पैरामीटर एक स्ट्रिंग होगा जिसमें हम बताएंगे कौन सा इवेंट है। ठीक, अब यहाँ ऑन सारे खत्म कर देंगे, यहाँ सिर्फ इवेंट का नाम देंगे। वो ऑन इवेंट क्या था बेसिकली, लिसनर था ना, ये हैंडलर था, नाम तो क्लिक किया इवेंट का। तो इसको हम पहले पैरामीटर में ये बताएंगे कि यार क्लिक करना है इसमें लिसन, डबल क्लिक को लिसन करना है, माउस ड्रैग को लिसन करना है, माउस लीव को लिसन करना है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, किसको लिसन करें। अब अगला पैरामीटर कॉमा के साथ, आपको पता है जब किसी फंक्शन में एक से ज्यादा पैरामीटर पास किया जाता है तो कॉमा दिया जाता है ना। तो अगला पैरामीटर होता है एक फंक्शन। और आपको पता है कि जब हम फंक्शन को ऑब्जेक्ट के अंदर लिखते हैं तो वो फंक्शन नेम वाला फंक्शन नहीं होता, वो एनोनिमस फंक्शन होता है। तो जब हम फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन में बतौर पैरामीटर पास करेंगे तो वो भी क्या होगा, एनोनिमस फंक्शन। बस हमेशा याद रखिए, ऐड इवेंट लिसनर में हमेशा यही दो पैरामीटर आएंगे। पहले पैरामीटर में आप इवेंट का नाम बताएंगे और दूसरे पैरामीटर में जो फंक्शन आप परफॉर्म करना चाहते हैं वो फंक्शन बताएंगे। ठीक, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जी कि आप क्या कर दो, सिर्फ अलर्ट कर दो। अब आप देखें HTML में मैंने कहीं जावास्क्रिप्ट लिखा है, बिल्कुल नहीं लिखा। जावास्क्रिप्ट इज टोटली सेपरेट, लेकिन इसको मैंने अटैच किसके साथ किया है, इस div के साथ, जो कि उसी को। और अब मैं अगर यहाँ पे जाऊंगा और मैं इस div पे क्लिक करूंगा, आई शुड हैव दैट अलर्ट। ठीक, अब पता लग गया ना, यूज, एक यूज। अब आप कभी भी जावास्क्रिप्ट को HTML के अंदर नहीं लिखेंगे, और ये काम आप बहुत दफा यूज करेंगे। कर सकते हैं आप, क्लास नेम से भी कर सकते हैं, आप टैग नेम से भी कर सकते हैं, आप आईडी से भी कर सकते हैं। जितने सिलेक्शन के तरीके आपके पास CSS में हैं उन सारे तरीकों से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वो सारे तरीके बताने से रहा, दो तरीके बताऊंगा जिनसे सारी चीजें कवर हो जाएंगी। लेट्स कम बैक टू दिस। CSS में कितने सेलेक्टर्स पढ़े हैं आपने, कौन कौन से, यूनिवर्सल सेलेक्टर जो सारे एलिमेंट्स को सेलेक्ट करता है, टैग नेम सेलेक्टर और क्लास नेम सेलेक्टर और आईडी, एट्रीब्यूट से भी सेलेक्टर, डेटा एट्रीब्यूट से। आईडी से सेलेक्ट करते हैं तो कितने एलिमेंट सेलेक्ट होते हैं, सिर्फ एक, क्योंकि आईडी यूनिक होती है। क्लास से सेलेक्ट करते हैं तो कितने एलिमेंट सेलेक्ट होते हैं, मल्टीपल, जितनों को वो क्लास दी गई है। टैग नेम से सेलेक्ट करते हैं तो कितने सेलेक्ट होते हैं, मल्टीपल, जितनों को वो क्लास दी गई है। क्लियर। और डेटा एट्रीब्यूट से कितनों को सेलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल, जितनों को वो डेटा एट्रीब्यूट दिया गया। और स्टैटिक से मल्टीपल का मतलब सारे। तो अब जरा देखिएगा, आज के बाद कभी भी आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी यानी गेट एलिमेंट बाय आईडी फंक्शन इस्तेमाल नहीं करेंगे सिलेक्शन में। सिर्फ दो फंक्शंस बताऊंगा जिससे सारे केस सिनेरियो के लिए इसका यूज कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन इसका फ्लॉ क्या है, खाली आईडी को सेलेक्ट करें
अगर आप किसी क्लास नेम की बेस पे सेलेक्ट करेंगे उसके लिए अलग फंक्शन याद करना पड़ेगा, टैग नेम से सेलेक्ट करेंगे उसके लिए अलग से फंक्शन याद करना पड़ेगा। एड ए फंक्शन कौन याद करे? तो सिर्फ आपको क्या याद करने, दो, यही काम होगा उनके लिए। अभी देखिएगा जरा, मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट के बजाय करूंगा जी डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। डॉक्यूमेंट डॉट, काम वही है, सिर्फ एक फर्क है, आपने ये टेस्ट दिया ना आईडी, इसको पैरामीटर, आप साथ में सेलेक्टर भी दे दें, दैट्स इट। ठीक, समझ आ गई बात? ये वही काम करेगा। तो इसका मतलब है अगर आप क्यूरी सेलेक्टर में यहाँ हैश की जगह डॉट दे दें तो दूसरा फंक्शन नेम याद रखने की जरूरत नहीं है। यही क्यूरी सेलेक्टर आप किसको सेलेक्ट करेगा? क्लास को सेलेक्ट करेगा। यानी अगर मैं इसको आईडी की जगह, चलिए आईडी रहने दें, साथ क्लास भी दे देता हूँ, अब यही फंक्शन किसको रिटर्न करेगा बेसिकली? तो क्यूरी सेलेक्टर से ही अंदर सेलेक्टर देखें वो सीएसएस वाले आ गया ना, डॉट देंगे तो किसको सेलेक्ट करेगा, और अगर आईडी देंगे तो किसको सेलेक्ट करेगा? वेट, एक्साइटेड नहीं होना अभी तक। अब क्लास जो है वो सेम क्लास एक से ज्यादा एलिमेंट्स की हो सकती है ना, तो मैं चाहता हूं जी कि अब जब मैं ये करूं तो इसको कितनी क्लासेस सेलेक्ट करनी चाहिए? अच्छा, पहले जरा इसको कमेंट कर लेता हूं, मैं जरा कंसोल में दिखाता हूं मजे की चीज। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जितनी टेस्ट नाम की क्लासेस हैं सबको सेलेक्ट करके लाए, ऐसे ही करना चाहिए ना उसूलन। कितने एलिमेंट सेलेक्ट किए इसने? एक, एक ही किया ना बेटा, डेव जिसकी आईडी क्लास आईडी टेस्ट है, क्लास टेस्ट है और अंदर लिखा हुआ है हेलो। हालांकि यहाँ मेरे पास दो ऐसे हैं जिनकी क्लास जो है जिनकी क्लास जो है वो टेस्ट है। ठीक, तो याद रखिएगा कि जब भी आप क्यूरी सेलेक्टर इस्तेमाल करेंगे ना तो ये आपको एक रिजल्ट रिटर्न करेगा। अगर उसी यानी मल्टीपल रिजल्ट्स भी आएंगे तो उन पूरी मल्टीपल रिजल्ट की लिस्ट में से भी क्या सेलेक्ट करेगा? पहला वाला सेलेक्ट करेगा, बाकियों को इग्नोर कर देगा। तो अगर आप चाहते हैं कि सारे, तो फिर आपको एक और फंक्शन यूज करना है, क्यूरी सेलेक्टर ऑल। अब जितने एलिमेंट्स जिनकी क्लास टेस्ट होगी सबको सेलेक्ट करेगा। तो बस यही दो फंक्शन आपको याद करने, ठीक है? डेव जिसकी आईडी टेस्ट और क्लास भी टेस्ट, और डेव जिसकी क्लास जो है वो टेस्ट। अगर आप तीन दे दें विद द सेम नेम, यानी क्लास का नाम सेम, तो अब आपको क्या रिटर्न करेगा? एक, दो, तीन। चार दे दें विद द सेम क्लास, चार रिटर्न करेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ क्या इस्तेमाल करना है? दो फंक्शन, क्यूरी सेलेक्टर और क्यूरी सेलेक्टर ऑल, फॉर सेलेक्टिंग एनीथिंग। ठीक, अब जरा ये देखें, आपको जब मल्टीपल रिजल्ट्स रिटर्न होते हैं, यानी ये एक रिजल्ट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो मल्टीपल को वो क्या बोलता है? या लिस्ट बोलता है या कलेक्शन बोलता है? क्या बोलता है? या लिस्ट या कलेक्शन। और लिस्ट या कलेक्शन हमेशा स्टार्ट कहां से होती है? स्क्वायर ब्रैकेट्स। कहां से होती है? स्क्वायर ब्रैकेट्स। समझ आ गई बात? अब जरा इसके बारे में आखिरी बात करते हैं। समझ नहीं आई? उससे कर सकते हैं लेकिन उससे नहीं करेंगे। आज के बाद आपके कोड में मैं गेट एलिमेंट बाय आईडी ना देखूं। बेसिकली हुआ क्या है कि गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम अलग फंक्शन है, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम अलग फंक्शन है, गेट एलिमेंट्स बाय नेम अलग फंक्शन है। तो ये हम सिलेक्शन के लिए 4-5 डिफरेंट फंक्शन याद करने पड़ते थे, और ये सन 2000 2001 2 में यूज हुआ करता था ये तरीका। जो अब मॉडर्न तरीका है ना, वो पुराने तरीके इसलिए हैं कि जिनकी पुरानी वेबसाइट बनी हुई है उनको भी तो सपोर्ट देनी थी ना। लेकिन जो नए तरीके हैं ना डॉम को सेलेक्ट करने के, ये डॉम एलिमेंट को सेलेक्ट करने के, वो सिर्फ दो ही हैं, क्यूरी सेलेक्टर या क्यूरी सेलेक्टर ऑल।
हालांकि वो पिछले सारे सपोर्टेड हैं, लेकिन दे आर ओल्ड फैशन वेज। आपके घर के करीब शादी है, कैसे पता लगेगा आप? वैसे तो चावलों की खुशबू पहले ही आ जाती है, हालात से पता लग जाता है ना। जब आप डेवलपर होते हैं ना, प्रोग्रामर, तो जब भी किसी भी प्रोग्रामिंग नया फीचर लॉन्च होता है ना, तो उस प्रोग्रामिंग की डॉक्यूमेंटेशन में या उसके रिलीज नोट्स में वो फीचर्स डिस्कस होते हैं। तो यू नीड टू कीप योरसेल्फ इन टच विद दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स। जब आप एडवांस प्रोग्रामर बनते हैं तो खुद ही, एक हाल तो ये है कि आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन से पता कर सकते हैं, दूसरा हाल ये है कि शादी 10 दिन बाद है, पहले ही रोला पड़ जाता है। ठीक है, देखो की आवाज और डांडा और टांडा है, तो आपको पता है इतने को लाजमी शय है। आप किसी बहुत बड़ी डेवलपर टीम में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहे हो, तो आपकी 10 लोगों की टीम में किसी एक को तो पहले से पता लग गया कि हाँ हाँ फलानी नई चीज आई है, वो पहले ही अलग अलग बता देगा, यार जावास्क्रिप्ट में यह नया फीचर आया है जी, कि ये नया फीचर लॉन्च होने वाला है जी इस महीने बाद। चेंज नहीं होती, इसमें फीचर्स ऐड होते हैं। यानी अगर आप अब देखें ना, जावास्क्रिप्ट ES6 एक नाम सुनते हैं आप, ECMAScript 6, ES7, ES8, ES9, ES10 एंड ऑनवर्ड, ये क्या है? ये जावास्क्रिप्ट वही है, उसमें एडिशन है। जब कुछ नए फीचर ऐड होते हैं तो वो ES का अगला वर्जन लॉन्च कर देते हैं। तो कैसे पता चलेगा? इसका जवाब मिल गया। पहला जवाब तो रोला पड़ जाता है, खुद ही चावलों की खुशबू आ जाती है। ठीक है। और दूसरा ये कि इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। जावास्क्रिप्ट में जो अब नए फीचर आए हैं ना, उन तक पहुंचने के लिए आपको काफी एडवांस लेवल की जावास्क्रिप्ट सीखनी है। उस वक्त तक वैसे ही बंदे को खुद ब खुद इतना फेमिलियर हो जाता है, अवेयरनेस हो जाती है कि उसके ज़हन में खुद ब खुद क्यूरी या क्यूरियोसिटी आ जाती है, यार मुझे ये काम करना है, तो इसके लिए जावास्क्रिप्ट में कोई ना कोई फीचर होना चाहिए। वो ढूंढता है, जब उसे नहीं मिलता तो वो कहता है यार, फिर किसी से पूछता है, फिर कोई बताता है यार ये नया वर्जन, नया फीचर लॉन्च हुआ है, उसको ट्राई करो, उसमें हो गई। खैर, पता लग ही जाता है। ये एक दुनिया है अपनी जावास्क्रिप्ट की, प्रोग्रामिंग की। एनीवेज, अब आप, जैसे मैं बता रहा हूँ ना कि आप गेट सॉरी क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर ऑल यूज करेंगे, इसके अलावा वो चीज़ें यूज नहीं करेंगे। मे बी थोड़ा सा आगे चल के मैं एक और फीचर बताऊंगा, ये भी यूज नहीं करेंगे, ये यूज करेंगे। ये नहीं पता लगता है लर्निंग एंड टीचिंग। एनीवेज जी, तो क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर ऑल, इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि आप सिर्फ यही नहीं, आपके पास एक यूएल है, यूएल के अंदर आपके पास 4 एलाइज हैं, और हर एलाई के अंदर आपके पास एंकर है, और हर एंकर के अंदर आपके पास लॉरम है या कोई भी टेक्स्ट है, ये पीस ऑफ टेक्स्ट है। ठीक है, दिस दिस दिस। अब आपको सेलेक्ट करने हैं तमाम के तमाम इज। सीएसएस में कैसे करते हैं? क्वेरी सेलेक्टर ऑल में, क्योंकि मल्टीपल सेलेक्ट करने हैं ना आपको। यूएल में जाएं, यूएल के अंदर क्या है, एलआई में जाएं, और एलआई में क्या है। अब जब साथ में ना डॉट लगा हुआ है ना हैश लगा हुआ है, तो ये किसको सेलेक्ट करेगा? टैग नेम को सेलेक्ट करेगा। यूएल क्या है, ना आईडी ना हैश, तो टैग नेम। उसके अंदर स्पेस किसको जाहिर करती है सीएसएस में? चाइल्ड को। तो यूएल के अंदर क्या है, एलआई के अंदर क्या है, कितने। इस डिव में क्या आएगा, ए ए ए ए। कौन से ए? ए ए ए। और अगर इनको आप क्लास दे दें तो साथ में क्या क्लास भी मेंशन होके आएगी कि यार इस ए को ये क्लास मिली हुई है, इस ए को ये क्लास मिली हुई है, इस ए को। ए डॉट एबीसी का मतलब क्या है? ए टैग नेम है, डॉट एबीसी क्लास है, फिर ए डॉट एबीसी, ए डॉट एबीसी, ए डॉट एबीसी। सारा कुछ कर सकते हैं एज इट इज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो तो फिर इसमें करना होगा ना कि यूएल के अंदर एलआई और एलआई का लास्ट CHILD। देख रहे हैं हाईलाइट कौन सा हो रहा है, लास्ट पर। अब ये एक है, तो फिर स्क्वायर ब्रैकेट में क्यों दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ आपने क्या लगाया हुआ है, क्वेरी सिलेक्टर ऑल। तो जब ऑल लगा हो तो हमेशा आपको किस में देगा, स्क्वायर ब्रैकेट में। ऑल ना लगाएं,
एल आई आ जाएगा। ये जो मैं काम कर रहा हूँ ना, इसको हम क्या कहते हैं, डॉम, मैनिपुलेशन। अभी हमने पूरी मैनिपुलेशन तो नहीं की, हमने सिर्फ डॉम से किसी चीज को एक्सेस किया है। तो जब हम ये पूरा काम करेंगे प्रोबेबली कल, तो हम इसे क्या कहेंगे, डॉम मैनिपुलेशन, यही आपका आखिरी काम होगा। आखिरी चीज है आज की, अगर वो कहें तो बता देता हूँ। बहुत हो गया। हाँ, मिक्स हो रहा है, मिक्स नहीं होना चाहिए, मुझे ये खतरा था, लेकिन